नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन के इंटरव्यू की तैयारियां चल रही हैं और मैं आपको ऐसे व्यक्तियों से मिला रहा हूं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारत के 3 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की है और केंद्रीय विद्यालय संगठन में आज पीजीटी ज्योग्राफी के पद पर कार्यरत हैं। आज हम स्वागत करते हैं श्री आनंद कुमार राय सर का, जो अपनी कहानी, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, केंद्रीय विद्यालय संगठन को कब ज्वाइन किया, इंटरव्यू कैसा हुआ, इंटरव्यू में कैसे प्रश्न थे, ये सारी कहानी वो खुद अपने मुंह से आपको सुनाएंगे। धन्यवाद विवेक, मुझे बुलाने के लिए। विवेक, स्कूलिंग तो मेरी गांव से हुई है। मैं वैसे बिहार से बिलोंग करता हूं, बांका डिस्ट्रिक्ट से। 10th मेरी वहीं से हुई। 12th मैंने फिर भागलपुर से किया और उसके बाद फिर मैं BHU आ गया। वहाँ से मैंने BA ऑनर्स ज्योग्राफी में किया, फिर MA JNU से किया और फिर B.Ed यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया। और उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आई थी और वो दिया मैंने और फिर उसमें सेलेक्टेड हो गया। तो अक्टूबर 2017 को मैंने ज्वाइन किया, 23 अक्टूबर 2017 को। और मुझे स्कूल मिला केंद्रीय विद्यालय किश्तवाड़, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। 4 सालों तक मैं वहाँ पे रहा, 2021 तक, नवंबर 2021 तक। और उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली में। अभी जिस केंद्रीय विद्यालय में हूँ उसका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय और यह राष्ट्रपति भवन में लोकेटेड है। तो अभी मैं वहीं पर कार्यरत हूँ। इंटरव्यू मेरा केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 बजाज नगर जयपुर में हुआ था। अच्छा। तो मेरे अंदर भी थोड़ी क्यूरोसिटी थी, नर्वसनेस थी कि क्या होगा नहीं होगा, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं नहीं पूछते हैं। लेकिन उस प्रोसेस से गुजरने के बाद, और विद्यालय में हमने कई बार कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यूज़ भी देखे हैं। अच्छा। हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए जो इंटरव्यू लेते हैं, तो उस प्रोसेस को भी कई बार मैंने विटनेस किया है। वो तो संगठन में आने के बाद। तो इन सब चीज़ों से गुजरने के बाद साक्षात्कार के बारे में एक जो कॉमन चीज़ मैं बता सकता हूँ कि वो वहाँ पर उस समय बिल्कुल नॉलेज का परीक्षण आपका नहीं होता है। एक ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी का, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है और उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहेंगे कि उन्होंने मुझसे क्या पूछा, किस तरह के प्रश्न पूछे, तो मैं आगे आपको और चीज़ें बताऊँगा। तो जैसे आपने कहा कि व्यक्तित्व का मूल्यांकन होता है, तो व्यक्तित्व का निर्माण तो एक दिन में होता नहीं है, धीरे धीरे होता है। जी बिल्कुल। अब पर्टिकुलरली पीजीटी ज्योग्राफी को लेकर के, ज्योग्राफी से आपसे क्या प्रश्न हुए और आपसे पर्सनल लेवल के क्या प्रश्न हुए, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक। सबसे पहले तो उन्होंने बायोडेटा उनके पास रहेगा आपका, तो वो बायोडेटा से थोड़ी बहुत चीज़ें पूछ लेते हैं। जैसे अगर कोई टीचर आपके किसी यूनिवर्सिटी से निकल गया कॉमन। अच्छा। मेरे में निकल गए थे। कहाँ के? प्रोफेसर वो JNU से ही पढ़े हुए थे, राजस्थान यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर थे। अच्छा अच्छा। तो वो वहीं से निकले हुए थे, तो उन्होंने JNU के बारे में प्रश्न पूछने लगे, मुनीष राजा के बारे में पूछने लगे। अभी वहाँ पे चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है, CSRD का, तो ये पूछने लगे। तो एक ये संभावना रहती है। तो आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेकर जाएं। आपने जिस विश्वविद्यालय से पढ़ा है वहाँ पे अभी कौन क्या है, थोड़ा सा जिस शहर से आप बिलोंग करते हैं उसकी कुछ स्पेशलिटी है ना। तो ज्योग्राफी में जैसे कि भागलपुर है, सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। हालांकि उन्हें पूछा नहीं, लेकिन ये पूछा जा सकता है। बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आप कितना डे टू डे लाइफ से, अपने एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, हाँ, अप टू डेट हैं, अटैच्ड हैं। और ज्योग्राफी का तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि हमें ऑब्जर्वेंट होना है, आसपास की चीज़ आजकल तो GI टैग को भी लेकर के आपको अपडेट होना पड़ेगा। बिल्कुल। वो सिर्फ ज्योग्राफी की चीज़ नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बट ये है। तो पहली चीज़ जो उन्होंने पूछी, ये चीज़ थोड़ा सा JNU के बारे में, थोड़ा वो कॉमन चीज़ निकल गई। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा फेवरेट टॉपिक क्या है, सब डिसिप्लिन क्या है ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल थॉट्स हैं, कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप अपने आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसके बारे में क्लैरिटी आप जरूर रखें। मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। आप जब बोल रहे हैं तो वो काउंटर क्वेश्चन आपको करेंगे। ठीक है, आपने फिजिकल ज्योग्राफी पूछ दिया तो वो उस डिटेल में चले जाएंगे। ठीक है, क्या जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, क्या चीज़। आपने क्या बताया? नहीं, मेरा तो ह्यूमन ज्योग्राफी था, तो मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी बोला। तो उसी से प्रश्न हुए? तो उसी से प्रश्न हुए
अच्छा, क्या प्रश्न थे उससे? उससे प्रश्न उन्होंने कुछ पॉपुलेशन के बारे में पूछा हाँ, कि ये टॉपिक है तो इसको कैसे पढ़ाओगे, हाँ, कुछ तो यही सब चीज़ें थी, और थोड़ा कुछ? डिटेल में जाकर। फिर वो नहीं, और कुछ नहीं था, डेमो देने के लिए कहा उन्होंने, पढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छा, ज़रूर बोला। अच्छा, तो मैं ब्लैक बोर्ड पे गया पढ़ाने के लिए। हम्म, तो 2-3 चीज़ उन्होंने बाद में मुझे बताई। पहली ये कि जब तुम ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हो हाँ, तो बोलना भी तुम्हें है। आपने सीधे लिखना शुरू अब कर मैंने दिया? सीधे लिखना नहीं, मतलब जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं बोल नहीं रहा था। अच्छा, मतलब मैं लिख रहा हूँ हाँ। तो मुझे लगा कि मैं जब लिख लूँगा उसके बाद बच्चों को एड्रेस करूँगा। ये इंटरव्यू में आपको बताया ये गया? इंटरव्यू में उन्होंने बोला मेरे डेमो होने के बाद। अरे वाह! ठीक है। दर्शकों, मैं आपको ये बताता हूँ, पहले भी कह रखा है कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड पर जाएं तो सिर्फ मोनोटोनस वे में आप लिखें नहीं, आप साथ साथ बोलते रहिए, ताकि आपके जो ऑडियंस है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो आपसे इंडल्ज रहें, कुछ वो शरारत ना करें, क्योंकि आपको विद्यार्थियों को संभालना है, और वो भी टीनेज के विद्यार्थियों को। हाँ, दूसरी बात कि आपकी पीठ बिल्कुल बच्चों की तरफ नहीं होनी चाहिए, आपको तिरछे होकर लिखना है। हाँ, हाँ, ताकि थोड़ा सा फेस भी बच्चों की तरफ रहे और आप जो लिख रहे हैं वो बोलते हुए लिखें। ये दोनों चीज़ें। अच्छा। ये इंटरव्यू बोर्ड में मुझे बताया गया। तो डेमो में आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया? डेमो में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और इसको इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स, इनके बारे में मैंने बात की थी। आसान टॉपिक, छोटा टॉपिक लिया था? हाँ बिल्कुल, ये चीज़ देखिए आपको ज़रूरी है हाँ, कि वहाँ पे हालांकि वो खुद भी टॉपिक दे सकते हैं, लेकिन वो इतने लिबरल रहते हैं, मेरा जो अपना अनुभव रहा, हाँ, कि अगर आप ये बोल देंगे कि सर मुझे ये टॉपिक मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अभी, तो वो बोलेंगे कि आपने जो प्रिपेयर किया है आप वही पढ़ाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको ये पढ़ाना है, तो फिर वो बेस्ट होना चाहिए वहाँ पर, उसमें आपको अपना बेस्ट देना है। तो अगर मान लीजिए किसी का फिजिकल ज्योग्राफी सबसे प्रश्न हुए कि नहीं? फिजिकल ज्योग्राफी से फिर मेरे साथ प्रश्न हुए नहीं, बिल्कुल नहीं हुए, एक भी नहीं हुए। सारा पॉपुलेशन फिर ह्यूमन ज्योग्राफी पे हो गया, सब्जेक्ट पे फिर बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि ये आपके पूरी तरह से नॉलेज का परीक्षण नहीं है। अच्छा। ये ओवरऑल आप जो जानते हैं उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, पेडागोजी का परीक्षण है। दूसरा, पर्सनालिटी के कुछ और एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में आपका परीक्षण है। जैसे कि उन्होंने एक प्रश्न मुझसे किया कि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपके अनुसार एक शिक्षक में क्या क्या क्वालिटीज, गुण होने चाहिए। अच्छा, ये आप बताइए। तो वो 3-4 गुण आपको बताने के लिए बोल सकते हैं। तो आप बता दीजिए जरा हमारे दर्शकों को क्या क्या होने चाहिए। देखिए, एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है टीचिंग लाइन में, वो टीचिंग चाहे आप घर पे कर रहे हो या फिर कहीं पे कर रहे हो, स्कूल में कर रहे हो, कहीं पे भी, शिक्षण की प्रक्रिया में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत लेवल के बच्चे हैं, अलग अलग लेवल पे वो अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से वो रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आपको धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। टीचर को इम्पार्शियल होना भी ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो कोई बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसके प्रति आप किसी प्रकार की द्वेष भावना, दुर्भावना ना रखें, और बच्चे को ऐसा एहसास भी होना नहीं चाहिए आपके किसी भी व्यवहार से। मतलब पेशेंस हो गया, दूसरा इम्पार्शियलिटी हो गया। हाँ, और देखिए तीसरा, सब्जेक्ट में आपकी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं रहेगा तो फिर देखिए वो बच्चे हैं, बच्चे आपको परेशान करेंगे। बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप जो बोल रहे हैं चुपचाप बैठ के वो सुनते रहेंगे, और वो आपको पैसिव लिसनिंग का जमाना भी हाँ, आपको टेस्ट करने का वो कोशिश नहीं करेंगे। ये आप ये मानकर आप नहीं चल सकते। बिल्कुल। वो आपको टेस्ट करेंगे, हर एक लेवल पे टेस्ट करेंगे कुछ बच्चे, तो आपको रेडी रहना है उनकी बातों को सुनने के लिए और उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करने के लिए। और अगर आपको उन्होंने टेस्ट किया और आप उस समय नहीं बता पाए तो आपको जेन्युइनली कह देना है कि मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन बाद में। हाँ, ये जो नेक्स्ट जो क्वालिटी मैं बताने वाला था वो विवेक आपकी बात से आ चुकी है, कि यू शुड बी हम्बल इन दैट सिचुएशन, जेन्युइनली हम्बल। वहाँ पे आपको चीज़ों को ईगो पे नहीं लेना है। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ज्ञान तो महासागर है, आप सभी चीज़ें नहीं जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों की बातों को अगर आप उस समय नहीं, 1-2 प्रश्नों को नहीं बोल पा रहे हैं, तो आपको सिंपली कहना है कि मैं कल पढ़ के बताऊंगा, या कल मैं ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है, कल हम, और तुम भी ढूंढ कर लाना। उस पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स कीजिए।
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि तुम भी देख कर आना और मैं भी देख कर आऊँगा, मैं कुछ एड ऑन करूँगा तुम्हारी बातों में कि तुमने कहाँ तक देखा, क्या किया। तो अब ये ऐसा रहेगा कि वो मुक्त नहीं हो जाएगा कि आपके ऊपर अब तो दे दिया, नहीं तो वो रोज रोज ऐसा करेगा बिल्कुल कि आपको देख करके चलो चढ़ा। और अगर वो इस चीज़ में रम जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि वो धीरे धीरे रिसर्च की प्रक्रिया में आ जाएगा। हाँ, कि वो बच्चा खुद भी पढ़ेगा, खुद रिसर्च करेगा, शोध करेगा, और वो एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है आपका। आजकल बात हो रही है, एनईपी में भी बात हुई है, पीयर ट्यूटरिंग की। आप उस बच्चे को एज अ थोड़ा सा, जो बच्चे ज़्यादा जानते हैं हाँ, और जो बच्चे अभी थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, हाँ, आप उन बच्चों को एज अ हेल्प उस बच्चे को यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पर वो आपके लिए एक हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं या फिर जो थोड़ा अपने क्लास से आगे पढ़ के आ रहे हैं, वो आपको डिस्टर्ब भी कम करेंगे, और जैसा सर बता रहे हैं कि वो हेल्पिंग हैंड हो जाएगा आपके लिए भी और उन बच्चों के लिए भी जो थोड़ा अभी पीछे हैं। तो सर अब ये जैसे और दूसरा एक दो और क्वालिटीज़ हैं जो अभी मुझे लगता है कि नए ज़माने में, अभी 21st सेंचुरी में, और ये जो नया दशक हम ऑलरेडी शुरू हो गया है, उसमें ज़रूरी है। अ टीचर शुड बी इनोवेटिव। अब इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी तो लानी ही पड़ेगी आपको, और एनईपी में तो आर्ट इंटीग्रेशन की बात हो रही है, वो आपको लाना पड़ेगा। और एक और है, आपको टेक्नोलॉजी का सेवन करना आना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी का जो भी आ रहा है, आप अपने आप को उससे दोस्ती करिए, अप टू डेट करिए, चाहे जो भी चीज़ें आ रही हैं। ज्योग्राफी में खासकर जो टेक्नोलॉजी की बात है, तो उसको आपको प्रैक्टिकल कराना पड़ता है, रिमोट सेंसिंग वगैरह है, ट्रेसिंग टेबल है, इन सब चीज़ों के बारे में बेहतर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल के 30 मार्क है ना। हाँ, 12वीं में 30 हैं, 25 रिटर्न वर्क पे है, हाँ, 5 जो आप फाइल तैयार करेंगे उस पूरे साल में कि क्या क्या प्रैक्टिकल आपने किया, उस पर है, और वाइवा 5 नंबर। तो आपसे 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन हुआ कि टीचिंग क्वालिटी क्या है, और क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहे हो कि और क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? ये 2-3 क्वेश्चन तो मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद हैं। हाँ, एक चीज़ और पूछा गया था उस दिन शायद, मुझे लग रहा है कि कोई डे था, मैंने अगस्त बोला था ना, मुझे लग रहा है जून था शायद कुछ। अच्छा, ठीक है, उस दिन कुछ 5 जून था, कोई डे था, कोई इंपॉर्टेंट डे था। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट डे, ज्योग्राफिकल डे था, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे था या एनवायरनमेंट डे था, कुछ डे था वो। तो उन्होंने वो पूछ लिया कि आज बताओ कि आज कौन सा डे है, इंपॉर्टेंट डे है। अच्छा, हाँ, मुझे याद नहीं था एक्चुअली में। अच्छा, तो मैंने बोला कि सर मुझे याद नहीं है। और आपने सुबह में अखबार भी नहीं देखा होगा जल्दी सुबह नहीं, अखबार, वो तो सुबह तैयार होकर होटल में रुका था, तो अखबार देखने का तो था नहीं। और आजकल तो इतने सारे डे चल रहे हैं देश का, आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल तो रहा है, बहुत सारे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई कि आप उस दिन जो है, आपका इंटरव्यू जिस दिन हो, उस दिन अपडेट होकर जाइएगा। अखबार तो देख लीजिएगा, सुबह में मौका मिला था, हालांकि इतनी नर्वसनेस रहती है ना कि आदमी देख नहीं पाता नहीं, आप पहले कर लें। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि आप उस मंथ में, जिस मंथ में आपका है इंटरव्यू, आप देख लेंगे कि इस दिन कौन सा डे है, इम्पॉर्टेंट डे। अच्छा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड देख सकते हैं आप, मैथमेटिक्स डे भी होता है ना, अर्थ व्यवस्था डे भी होता है, बहुत सारे डेज हैं। अभी अप्रैल में रिजल्ट आएगा, तो मई में मुझे लगता है मई या जून में इंटरव्यू हो जाएंगे। तो वही हमने स्कूल में देखा है, हमने कई चीज़ें सेलिब्रेट की हैं, स्टैटिस्टिकल डे भी सेलिब्रेट किया है, मैथमेटिकल डे भी सेलिब्रेट किया है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ डे है। हाँ, बिल्कुल है। तो उसको आप पहले से तैयार कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन आप याद है आपको? उसके अलावा देखिए कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि आप क्राइसिस मैनेजमेंट को कैसे संभालेंगे। अगर क्राइसिस मैनेजमेंट को थोड़ा आप एलैबोरेट करें। जैसे कि कोई बच्चा है, 2 बच्चों में लड़ाई हो गई, तो आप एज अ टीचर, सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर, आपकी क्लास में हो गया, तो आप उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो वो सिचुएशन देके इस तरह से चीज़ें पूछते हैं। तो उन्होंने मुझे भी पूछा, और वो टेस्ट करते हैं कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है, क्या करेंगे, अथॉरिटेरियन है, जैसा भी है वो, मतलब गेस करेंगे वो। तो आंसर, एक आइडियल आंसर क्या होना चाहिए इसका? एक आइडियल आंसर ये होना चाहिए कि आपके सामने अगर हुआ है तो सबसे पहले तो आप दोनों की बातों को सुने। मुझे जैसा लगता है दोनों बच्चों को आप
सेपरेट लेकर आएं अलग जगह पर, जहाँ पे कोई और बच्चे ना हो, क्योंकि तभी बच्चे थोड़ा सा सिक्योर फील करते हैं अपनी बातों को बताने में। उनको थोड़ा पर्सनल अप्रोच दीजिए। हाँ, क्योंकि अगर ज़्यादा पब्लिकली आप पूछेंगे तो वो नहीं बताएंगे। तो दोनों की बातों को सुनिए और आप अपना एक जजमेंट लगाइए। गलती चाहे हो सकता है किसी एक की हो, किसी एक की ना भी हो, दोनों की भी हो सकती है, लेकिन आपको वहाँ पे दोनों को हैंडल करना है इस तरीके से कि दोनों इस बात को भूल जाएं, ठीक है, और दोनों में एक नॉर्मल सा एक फ्रेंडली माहौल बन जाए ताकि ये दोबारा रिपीट ना हो। लेकिन अगर उनकी बातों से लगता है कि इसमें कुछ बहुत ही सीरियस बात है जो स्कूल के लिए हानिकारक हो सकता है, उनके लिए भी क्लास में और हानिकारक हो सकता है आने वाले दिनों में, तो उसको स्कूल अथॉरिटी के संज्ञान में जरूर लाइए आप, कि है ना, जो भी प्रिंसिपल हैं, कि ऐसा ऐसा सर हुआ है मेरी क्लास में इन दो बच्चों के बीच में, तो आगे हमें इन पे इनको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। क्राइसिस मैनेजमेंट में जनरली आप 3 जो ध्रुव हैं, जैसे स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट, इन सबको मिला करके क्राइसिस मैनेजमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल। पेरेंट को आप पहले संज्ञान दीजिए, फिर वो तो बात की मतलब बातें वो होगी। अगर उस तरह का लग रहा है आपको तो उतना सीरियसनेस है, क्योंकि हर एक चीज़ पे आप नहीं उनको बोल सकते कि रोज़ पेरेंट को आप ये बोलिए बच्चे ने ये किया वो किया, तो फिर वो भी बोरियत सा चीज़ हो जाता है, रिपीटेटिव हो जाता है, वो ध्यान नहीं देंगे आपकी बातों पर। हाँ, लेकिन लगता है कि नहीं, हाँ ये है, ये सीरियसनेस इतना रखता है ये बात, तो आप ज़रूर उसको बताएं। मतलब आपसे ज्योग्राफी से कम और स्कूल लेवल से कैसे आप मेंटेन करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस हुए हैं। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे बताना ये चाहूँगा कि उस समय हमारा डेमो के लिए सेपरेट मार्क्स नहीं थे, और जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है इंटरव्यू में, उसके लिए सेपरेट मार्क्स नहीं थे। हाँ। उस समय बस इंटरव्यू के लिए एक मिनिमम मार्क्स डिसाइडेड था। बिल्कुल। इस बार का पैटर्न थोड़ा अलग है। इस बार के लिए डेमो पे अलग से मार्क्स हैं 50%, और जो 50% है वो आपका नॉर्मल जो कन्वर्सेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा इंटरव्यू बोर्ड में, उस पे है। तो इस बार आपको डेमो अच्छे से देना है। तो मैं अब यही डेमो पर ही आने वाला था कि डेमो के लिए ज्योग्राफी में कौन सा टॉपिक ज़्यादा इजी होगा, फिजिकल वाला ज़्यादा इजी रहेगा, या फिर ह्यूमन ज्योग्राफी ज़्यादा इजी रहेगा, या क्लाइमेटोलॉजी वाला ज़्यादा इजी रहेगा? देखिए, ये टीचर के एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन चूंकि 12th पे ज़्यादा फोकस होता है, बोर्ड एग्जाम 12th में होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि आप 12th के ही टॉपिक को डिसाइड करके जाइए। लेकिन अगर आप बोल देंगे कि मेरा फिजिकल है ना फेवरेट है, 11th का पार्ट है, तो हो सकता है कि आपको बोलें, या आप खुद भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, फिजिकल ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, लेकिन 12th का ही लीजिए तो वो बेहतर रहेगा। दो कारणों से, एक तो ये बोर्ड की क्लास है, और ये आसान भी है थोड़ा सा। यहाँ पे काउंटर क्वेश्चंस अगर होंगे तो आप इस सिचुएशन में रहेंगे कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं आसानी से। अब जैसे क्लाइमेटोलॉजी वाला हो गया, या फिर ये क्या कहते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स वाला हो गया, थोड़े मुश्किल भी हो जाते हैं ये, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्रॉस क्वेश्चन, काउंटर क्वेश्चन होने लगते हैं उस पर। हाँ, दूसरा ये बात है ना, देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स जो मुझे लगता है, फिजिकल ज्योग्राफी को ना थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड पे तो पढ़ाया जा सकता है, नो डाउट, लेकिन अभी के चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में ये है कि उसमें थोड़ा पीपीटी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, पीपीटी, थोड़ा एनिमेशन चाहिए, थोड़ा सा उसमें मैप चाहिए, थोड़ा प्लेट मूवमेंट्स के एनिमेशन चाहिए। अगर वो आप नहीं करते हो तो आपका लेसन वो बढ़िया नहीं होगा। अब यही पर मैं आने वाला था कि सर, अगर डेमो होना ही है तो क्या विद्यार्थियों को पीपीटी लेकर जाना चाहिए, या फिर मैप्स लेकर जाना चाहिए अपने साथ, या फिर कुछ वीडियोज उस तरह के जो ऑडियो विजुअल में डेमो में पढ़ा सके इस तरह से? देखिए, अगर आपने बनाया हुआ है मटेरियल तो आप उसको लेकर जरूर जाइए। हो सकता है कि वहाँ पे स्मार्ट बोर्ड हो, और वो आपको बोल देंगे कि अगर आपके पास है तो आप पढ़ा दीजिए। अच्छा, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड में वहाँ पे लग जाता है, पेन ड्राइव हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड आ गया है, तो स्मार्ट बोर्ड में पेन ड्राइव लग जाता है, आप तुरंत पढ़ा सकते हैं। तो इससे ये पता चलेगा कि हाउ सिंसियर यू आर, आप बहुत सिंसियर हैं, आपने सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर करके लाया है, और ये आपको ये भी बताएगा आपके बारे में कि आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, यू ऑलरेडी नो दिस। उसको उनके लिए पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनको पता चल जाएगा कि आप टेक्नोलॉजी सेवन करना जानते हैं अच्छे तरीके से। दोस्तों, ये एक बड़ी अच्छी सलाह है कि अब चूँकि केवीएस जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कुछ भी आती है उसको सबसे पहले उसी पे प्रोजेक्ट किया जाता है, और अगर आप अप टू डेट हैं चीज़ों से, तो आप लीड ले जाएंगे अपने सहकर्मियों, अपने सह प्रतिस्पर्धियों से आप लीड ले जाएंगे। तो इसलिए आप अपने टॉपिक का पीपीटी, एनिमेशन, वीडियो, मैप, जो कुछ भी हो वो लेकर के जाइए,
ताकि आप लगे कि टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, आप ये नहीं कि पुराने ज़माने की तरह पढ़ा रहे हैं अभी भी। तो सर अब फिर एक क्वेश्चन आएगा, बोलिए, कि अब ले जाएं तो क्या ले जाएं जो इम्पैक्ट डाले। बिल्कुल, इम्पैक्ट डालने के लिए अब आसान तो ह्यूमन ज्योग्राफी है ही, पॉपुलेशन है, पर जो इम्पैक्ट डाले कि उनको लगे कि हाँ इसको नहीं लिया तो हमारा घाटा है, वो आपके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस से आएगा, आपके टॉपिक से नहीं आएगा। अच्छा, इम्पैक्ट क्योंकि बच्चे हैं वहाँ पर, स्कूल में आप बच्चों को ज्ञान ट्रांसफ़र करने नहीं जा रहे हैं, आप उनको उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करने जा रहे हैं। जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं कि वो खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप एक एनवायरनमेंट तैयार करेंगे, ठीक है। नहीं, इंटरव्यू में तो उन्हीं लोगों को दिखाना है ना, मतलब इंटरव्यू मेंबर्स को। बिल्कुल, तो उनको इम्प्रेस करना है एज ए चिल्ड्रन मानकर, एज ए चिल्ड्रन बिल्कुल। वो बोलेंगे कि आप हमें बच्चा मान लो, अच्छा, हाँ, उसके बाद आप पढ़ाओ हमें, क्योंकि आप मान के चलिए वहाँ बच्चे नहीं होंगे, वो होंगे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर ही, और आपको डेमो उन्हीं को देना है। बिल्कुल, तो आपको उनको बच्चा मान के बिल्कुल आपको पढ़ाना है, तो इम्प्रेस करना है। तो वहाँ पे नॉलेज बहुत मैटर नहीं करता है। देखिए, स्कूल की लाइफ में बच्चे को समझाना इंपॉर्टेंट है। अब चाहे वो आप उसके लिए इलॉजिकल चीजें भी बोल रहे हो तो भी वो गलत नहीं है वहाँ पर कई बार। और मैं अभी एग्जांपल दूंगा एक, अच्छा, वही मैं ज्योग्राफी में, हाँ, ठीक है, लेकिन उसको समझ में आना चाहिए बच्चे को। जैसे कि क्लास 12th में पॉपुलेशन वाले चैप्टर में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है। अच्छा, तो एक्चुअली में रियल में उसमें 5 स्टेज हैं। अच्छा, अभी, हाँ, और वैसे 4 हैं, ठीक है, एक जो, लेकिन उसमें 3 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली में वो गलत है, लेकिन उसको सिंपल रखा गया है कि ठीक है 3 स्टेज तो बच्चों को समझ में आएगा ना, कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉपुलेशन का चेंज हो रहा है, बर्थ रेट, डेथ रेट, वो चेंज कैसे हो रहा है, बस ये हमें समझाना है बच्चे को। अच्छा, और उसके लिए चीजों को अगर हम सिंप्लीफाई भी कर दें तो वो भी चलता है। ठीक बात है। तो समझाना इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में रखना है हमें। मतलब आप एक लेमैन को किस तरह से उसको अच्छे समझा सकते हैं, बिल्कुल, ये मानकर चलिए कि उसको कुछ नहीं आता है और आप उसको बता देंगे, बिल्कुल, और उसको उसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो बच्चे को समझ में आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो आपके लेसन का पर्पस फुलफिल है। अच्छा, एनईपी भी अभी जो बात कर रही है, कैपेसिटी बिल्ड, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आप पढ़ाइए। अच्छा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी आएगी जब आप खुद उसकी क्लैरिटी में गुजर चुके हैं। हाँ, बिल्कुल, ये भी है। अब आप ऐसे मान के चलिए कि इसको कुछ नहीं आता है और मुझे बताना है, तो फिर आप उसको बता सकते हैं। और ये मान के चलिए कि इसके पास पूर्व ज्ञान है तो होगा ही, ये बता दूंगा, तो फिर आप ऊपर सतह पे ही रह जाएंगे। हाँ, क्यों? कॉम्पिटेंसी को हम डेवलप कर रहे हैं बच्चे की, ताकि बच्चा वो बाद में खुद कर पाए। अगर उस तरह की सिचुएशंस आ गई, कोई केस स्टडी आ गया, उसमें अगर वो कॉन्सेप्ट का यूज है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए कम से कम, कि हाँ ये मैंने पढ़ा है और इसका मतलब यहाँ पर ये है। तो आपका कहना यह है कि फिजिकल ज्योग्राफी हो चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो, वो डिपेंड आप पे करता है कि किस तरह से आप इसको अच्छे से अच्छा समझा सकें। आप छोटा टॉपिक लीजिए, टॉपिक छोटा हो, एक ही टॉपिक लीजिए, और उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे सब टॉपिक हो जाते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब टॉपिक रखिए। लेकिन उसी को ठीक से, वो जितना टाइम दे रहे हैं आप समझा दें उसको ठीक से, बुलेट पॉइंट्स में उसको बता दें। हाँ, देखिए, वो जितना आप इंक्लूड कर सकते हैं जो भी चीज़ें, समराइज करके, बुलेट पॉइंट्स हो सकता है, उसमें एक फ्लो चार्ट हो सकता है, डायग्राम हो सकता है, उसमें स्केचेस हो सकते हैं, लेकिन हाँ, जितना विजुअल रखिएगा वो आपके फेवर में ही जाएगा। दोस्तों, मैं अभी कल वीडियो जो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि आप बुलेट पॉइंट्स और विजुअल्स का ज़रूर यूज़ कीजिए। सर भी वही कह रहे हैं कि आप अगर विजुअल्स का यूज़ करते हैं, चाहे फ्लो चार्ट हो, डायग्राम हो, मैप्स हो, तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा और जो इंटरव्यू मेंबर हैं उनको समझ में आएगा कि हाँ, आप में समझाने की क्षमता है। आपकी बात में एक बात ऐड करना चाहूँगा विवेक, ये बात आपने जो कही, ये क्यों होना चाहिए? आपके बच्चे जो है ना, अलग अलग कैपेसिटी के क्लासरूम में है। कोई लिखा हुआ चीज़ समझता है, कुछ बच्चे ना डायग्राम को याद कर लेते हैं,
हाँ। कुछ बच्चे लिखने में उतने प्रोफिशिएंट नहीं होते, आप क्वेश्चन दोगे वो आंसर पैराग्राफ में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चा क्या करता है, डायग्राम बना देता है। बात से आंसर हमें चाहिए ना, हमें तो ये समझना है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। अब वो चाहे ग्राफिकल वे में हो, विजुअल मैनर में हो, चाहे रिटन मैनर में हो, ठीक है, हमें बस ये समझना है। तो हर एक बच्चे की कैपेसिटी अलग है, तो अगर आप ये एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स आप इंक्लूड करते हैं ब्लैक बोर्ड पे, तो हर एक बच्चे की नीड को आप कैटर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका अप्रोच, आपकी जो पेडागोजी है वो इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव होलिस्टिक वे में है। आप हर एक की नीड को कैटर कर रहे हैं, ये एक मैसेज भी जाएगा इंटरव्यू बोर्ड को। ये बात सही है। तो हमें जो नई नई बातें सर से भी पता चली वो ये कि आप अपना टेक्नोलॉजी जो फ्रेंडली है उस व्यवहार को भी दिखाइए, फिर आप विजुअल्स का यूज करिए और डायग्राम्स का यूज करिए, और ये कि अपने जो इंटरव्यू का दिन है उस महीने में जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उसको ज़रूर याद कर लीजिए, क्या है, क्यों मनाया जाता है। और आजकल तो G20 की भी बात चल रही है, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। G20 में ज्योग्राफी है, हाँ। कौन कौन से कंट्री हैं, उसका इवेंट अभी इंडिया में चल रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ हो गया, अभी एक राष्ट्रपति भवन में ही हुआ है, अभी हुआ पहले। हाँ, एक वहीं पे हुआ है, और उसके लिए पूरी जो है एक 5 स्टार टाइप से टेंट तैयार कर दी गई थी, ड्यूटी भी लगी मुगल सॉरी अमृत उद्यान के ठीक पीछे में। नहीं, हमारी ड्यूटी तो नहीं थी, लेकिन चूंकि हमने देखा, हमने हाँ उस चीज़ को एंजॉय किया। तो एक चीज़ और अभी मैं कुछ भूल गया, अभी ऐड करना चाह रहा था इंटरव्यू के रिगार्डिंग। अच्छा, अभी बात निकल गई, बात दिमाग में आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। तो हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था अच्छा। कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि आपको सेल करना है आपको अच्छे से, तो आप में जितनी क्वालिटीज हैं, आप ऐसे समझिए कि यू आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ योरसेल्फ। आपने लियोनार्डो डिकैप्रियो समझिए, जो भी समझिए, आप में जितनी क्वालिटीज हैं आप उसको वहां पे प्रेजेंट करना है, दिखाना है। इसके लिए आपको मैनेजमेंट सही से करना पड़ेगा, पहले से तैयारी, प्रिपरेशन, कि छोटे से समय में आप अपनी सारी क्वालिटीज को अच्छे से उनके सामने दिखा पाए। अब इसमें से बात आती है कि एक और चीज, आप अपनी हॉबीज के बारे में जरूर पता करके रखें। मुझे ध्यान में आया, उन्होंने पूछा था ना, हाँ, हॉबीज के बारे में वो पूछेंगे। और आपकी हॉबीज ये नहीं होना चाहिए कि मुझे गाने सुनने पसंद हैं, नहीं, ये तो मैं बता चुका हूं, मुझे गजलें सुनने पसंद है, ठीक है, मतलब ये पर्सनल हो गया। आप स्कूल की लाइफ से रिलेटेड, कि आप स्कूल में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो उन हॉबीज के थ्रू। जैसे कि आपको डांस में रुचि है, जैसे मैं थोड़ा काटूंगा इस बात को। मेरे नवोदय का जो इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझे पूछा गया था कि आपका हॉबी क्या है, तो मैंने ये बताया था कि मेरा गाना सुनना है, कविता सुनना, कविता करना। तो उन्होंने इसको पॉजिटिवली लिया था कि तुम्हें तो सीसीए क्लास में यूज किया जा सकता है। नहीं, बिल्कुल आप सही बोले, नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा वो कि गाना सुनना, मतलब सर का ये कहना है कि अगर आपकी कुछ पर्सनल हॉबी है, तो उस पर्सनल हॉबी को आप स्कूल में कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे। बिल्कुल, ये जोड़ना जरूरी है। आपने जोड़ दिया, जैसे आपने बोला कविताएं, तो सीसीए में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, पोएम राइटिंग होता है, स्टोरी राइटिंग होती है, ठीक है, ये सब होता है हमारे विद्यालय में, ठीक है। तो आपको वहां पे दिया जा सकता है रोल, ठीक है, क्योंकि कोई टॉपिक है, जैसे एनवायरमेंट डे है, तो उस पे भाई एनवायरनमेंट पे एक कविता लेखन आप करवाइए बच्चों से, का पोस्टर मेकिंग करवाइए। जैसे क्विज है, तो क्विज में इंटरेस्ट है, तो अभी आज ही है शायद, आज 7 तारीख है, आज है वर्ल्ड हेल्थ डे है, WHO, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। तो इस पे जो है परसों मैंने क्विज बनाया था, वो शेयर किया हुआ है बच्चों ग्रुप में, आज शेयर कर दिया है, बच्चे उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो मैंने बताया हुआ था कि क्विज मेरा इंटरेस्ट है, आपने इंटरव्यू में बताया था। हाँ, और मेरे पास सर्टिफिकेट्स भी थे इंटरव्यू में भी। BHU में चूंकि क्विज बहुत होते थे, विकल्पन, स्पंदन, तो स्पंदन में, ठीक है, तो स्पंदन में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ। तो वो भी था, तो उससे क्या हुआ कि उनको पता चल गया कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है, कि हाँ ये मेरा है हॉबी। आर्ट्स फैकल्टी में तो संस्कृति होती थी, हाँ संस्कृति होती थी, और यूनिवर्सिटी लेवल पे स्पंदन होता था। तो पहले संस्कृति में जो सिलेक्ट होते हैं फिर स्पंदन में जाते हैं, टीम चुन के, ठीक है। तो क्विज में मैं रहा हूँ, तो अगर 1-2 सर्टिफिकेट हैं तो वो भी आप उसको इंक्लूड करके रखिए, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं या इस तरह की, जैसे किसी का NSS हो, NCC हो, तो वो उसको दिखा सकते हैं। बिल्कुल, वो आपके लिए एडवांटेज है, बिल्कुल आपको जाते ही उसका चार्ज मिल जाएगा। नहीं, वो तो करवाएंगे भी, करवाएंगे, ट्रेनिंग दोबारा से ट्रेनिंग होती है, और ANO की डेजिग्नेशन आपको मिल जाती है। तो मतलब आपकी जो हॉबी है या जो भी आपकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, वो उसको आप ये बताइए कि आप स्कूल में आप उस बेनिफिशियल एक व्यक्ति हैं।
हाँ, आप एकेडमिक छोड़कर अलग तरीके से भी विद्यालय में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स बहुत मेजर चीज है। आप एक अगर एसेट आप है। हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स में, जैसे कि हम सभी स्पोर्ट्स के कोच नहीं रख सकते विद्यालय में, ठीक है, लेकिन अगर आप में वो क्वालिटीज हैं तो अगर कुछ बच्चे हमारे उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। अच्छा, ये मैं पहले बताना भूल गया था, ये अभी आपने याद दिला दी कि मैंने ये भी बताया था अपने हॉबी में कि मुझे चेस खेलना पसंद है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा था कि तब तो तुम चेस के लिए भी गाइड कर सकते हो। चेस का कंपटीशन होते रहते हैं, बच्चे जाते हैं विद्यालय से, पहले इंटर रीजन कंपटीशन होता है, फिर नेशनल लेवल होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी जा सकते हैं आप। अगर कुछ बच्चे वो आगे बढ़ते हैं तो आप उनको गाइड कर सकते हैं। आपका इंटरनेशनल लेवल वाले को एसएफआई कहते हैं, क्या कहते हैं, अब इतना तो पता नहीं है, लेकिन बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, आप जा सकते बांग्लादेश एक हैं बार गए थे सिलेक्ट सर। होके धीरे धीरे, हाँ जा सकते हैं, आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो उसमें ये है कि कोई टीचर इंटरेस्टेड है तो उस टीचर का गाइडेंस उन बच्चों को मिलेगा, बिल्कुल, है ना, क्योंकि हर एक गेम के बारे में कोई एक स्पोर्ट कोच बच्चों को गाइड नहीं कर सकता है। कोई है, जैसे मुझे स्विमिंग में इंटरेस्ट है ना, तो स्विमिंग का हम कुछ रखते नहीं है अलग से कोच विद्यालय में, लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो मैं उसके साथ थोड़ी बहुत स्विमिंग के बारे में चीज़ें शेयर कर सकता हूँ। तो आप जाते हैं, तैरते हैं? हाँ, वहाँ पे तालकटोरा स्टेडियम में है स्विमिंग पूल पास में, तो अभी तो बहुत दिनों से नहीं गया हूँ, लेकिन अब जाऊँगा। ठंड में नहीं गया था, हाँ नहीं, थोड़ा काम का दबाव रहता है तो इसलिए, लेकिन अब गर्मियों में अब जाऊँगा, अब जाऊँगा। नहीं, स्विमिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो विद्यालय को आपको बताना है, इंटरव्यू बोर्ड को ऑब्वियसली, विद्यालय बाद में आप सिलेक्टेड होंगे तो उसका यूटिलाइज जरूर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे पता चल ही जाता है कि इंटरेस्ट क्या है, कहाँ है, कैसे है। आप जैसे ही बोलना स्टार्ट करेंगे वो दिख जाता है, आपके हाव भाव से, चेहरे से दिख जाता है कि आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। वो अनुभवी लोग हैं, वो पता कर लेंगे। सीसीए वगैरह में अगर आपका इंटरेस्ट रहा, बोलने में इंटरेस्ट है, वो हाँ, डिबेटिंग, एंकरिंग हमारे विद्यालय से अभी देखिए कि पिछले साल भी और इस साल भी लगातार 2 साल परीक्षा पे चर्चा पे 2 एंकर हमारे विद्यालय से गए हैं। अच्छा, राष्ट्रपति बिल्कुल, हाँ, पिछले साल जिया श्रीवास्तव थी, और इस बार एक बच्चा है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वर्मा सरनेम वर्मा है कुछ, हाँ वो था इस बार में। तो 2 बच्चे हमारे गए हैं एंकरिंग में। तो एंकरिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ हॉबी। तो आप बता सकते हैं भाई मेरी एंकरिंग करने में है, सुबह सुबह असेंबली में रोज ही एंकरिंग होती है, मास्टर ऑफ द डे का स्पीच भी देना होता है कभी कभी, हाँ वो भी देना पड़ा, मतलब कई चीज़ें हैं। एंकरिंग तो होता है, इतने प्रोग्राम्स होते हैं विद्यालय में कि एंकरिंग जो है वो बहुत ही कोर कॉम्पिटेंसी है विद्यालय में। और जो शिक्षक उसमें अच्छे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं विद्यालय में अपने आप को प्रेजेंट करने की, अपने आप को प्रूव करने की, और उनको इसका फ़ायदा भी मिलता है, वो बहुत आगे भी जाते हैं। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं कि आपको आपकी केवल एकेडमिक नॉलेज के अलावा भी आपकी जो भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट है उसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, बशर्ते आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर दें। अब कुछ तो बाकी रह गया है जो आप छूट रहा हो बताने का? नहीं, मेरे जितनी बातें अभी आ रही थी दिमाग में, मुझे लग रहा है उतनी सारी बातें हमने कह दी हैं। लेकिन ज्योग्राफी को लेकर के जैसे बार बार मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि अभी भी जैसे हमने बात की तो उसमें एक ही बात आपने बोली कि जो आपको अच्छा लगे या जिसमें आप कॉम्पिटेंट हो, जो स्ट्रांग हो, वो पढ़ाइए। लेकिन क्लियर कट आपने कहा नहीं कि क्या पढ़ाना चाहिए। क्लियर कट क्या मैं बता रहा हूँ क्लियर कट क्यों? क्योंकि कई विद्यार्थी चाहते हैं कि बता दें हमें कि ये पढ़ाना ज़्यादा सही रहेगा, इस पे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। आपने तो उसका क्रक्स बता दिया कि आपको जो भी अच्छा लगे वो बताइए। क्लियर कट थोड़ा बता दें। एक फ्रेमवर्क बता देता हूँ और उसके अनुसार टॉपिक का 1-2 एग्जाम्पल भी दे दूंगा। ठीक है। देखिए, ज्योग्राफी जो है एक बहुत ही विजुअल सब्जेक्ट है। तो जिस टॉपिक में आपको विजुअल चीज़ें दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, आप उस टॉपिक को बिल्कुल मत लीजिए। ये बात सही है। ठीक है, पहली चीज। जिस टॉपिक में मैप आ सकता है, अगर आप मैप बना सकते हैं, हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। तो वर्ल्ड का मैप बनाना डिफिकल्ट हो जाता है, इंडिया का आसान है, आप ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब एक ठीक ठाक दिखने वाला मैप। दिखने में, हाँ, समझने तो लायक। हाँ, तो उस तरह के टॉपिक ले सकते हैं जिसमें कि इंडिया की मैप की नीड आ जाए और आप उसमें चीज़ों को दिखा सकें, तो ये अच्छी बात होगी। जिसमें डायग्राम्स आ जाएं। अब इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्लेट टेक्टोनिक थियरी। इसमें डायग्राम्स बनाए जा सकते हैं, बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं। टू द पॉइंट आंसर लिखा जा सकता है कि भाई प्लेट क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स, प्लेट मूवमेंट्स,
ठीक है, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, ट्रांसफॉर्म, इसके एग्जाम्पल भी दिए जा सकते हैं। तो अमेरिका वाला बनाकर, ठीक है, सैन एंड्रयूज फॉल्ट बनाया जा सकता है, अफ्रीका का नॉर्मल सा मैप है, बना सकते हैं आप, अफ्रीकन प्लेट दिखा सकते हैं, ठीक है, हिमालय का वो बनाकर एक माउंटेन डायग्राम बना सकते हैं, एशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड कर रही है, तो यहाँ पे डायग्राम्स बनाने के चांसेस आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स आप ले लें, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन आप दिखा दें, इंडिया का मैप बना दें, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है, माउंटेन्स में कम है, डेंसिटी कहाँ हाँ ठीक है। उसके बाद आप फैक्टर्स बताएं कि ये पहाड़ है तो यहाँ पे कम है क्योंकि डिफिकल्ट होगी लाइफ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जहाँ पे आपको दिखाने का मौका ज़्यादा मिल रहा है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये पॉपुलेशन वाला आसान भी है और लिखा भी सकते हैं आप, बिल्कुल, कि आप पहाड़ों को पूरा ऐसे ऐसे कलर कर दीजिए, फिर मैदान को अलग कलर कर दीजिए, चौक से ही, फिर आप बता दीजिए शेडिंग अलग अलग कर दीजिए, उसकी। तो दोस्तों अब आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि क्या टॉपिक पढ़ाया जाए, और बार बार आपका आ रहा था कि किसी पीजीटी ज्योग्राफी को बुलाइए। तो अब हमने लगभग सारी बातों पे बात कर ली है। हॉबी पर बात हो गई, जो पर्सनल इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, उस शहर के बारे में, आपके बारे में, आपका स्ट्रेंथ और आपके विश्वविद्यालय के बारे में, सब कुछ आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाएगा। और डेमो में सर ने बता ही दिया कि कैसे आपको पढ़ाना चाहिए। अब मुझे पता है कि आप फिर कहेंगे कि सर अगर आप डेमो करा देते या पढ़ा देते तो अच्छा होता। तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सर के साथ ही, जिसमें सर बताएंगे टॉपिक कैसे पढ़ाना है। 10 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और मुझे लगता है वो आपको बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो सर आप रेडी हैं अगर वो बताएंगे अगले वीडियो में? हाँ, एक ट्राई कर लेते हैं। ठीक, आनंद सर आज हमारे साथ आए, और उन्होंने ये, चूँकि लंबे समय से वार्ता चल रही थी हमारी, शिखर वार्ता, कि आप आइए, आते आते आज मौका निकाला इन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए। धन्यवाद विवेक, मौका देने के लिए। अच्छा, आनंद सर हमारे BHU से सीनियर है, इसलिए थोड़ा चलता है। बाकी आप लोग, ये नहीं है कि आप BHU से पढ़े हो, DU से पढ़े हो या JNU से पढ़े हो, अब कहीं से भी पढ़े हो, बस पढ़े हो। क्यों? बिल्कुल कहीं से पढ़े हो और बस जाकर दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।